कहानी की शुरुआत मैलरी रटलेज नाम की एक लड़की से होती है जो सैन फ्रांसिस्को से डेनवर जा रही है। करीब 2 हफ्ते बाद उसकी शादी अपने फियांसे ब्रैड से होने वाली थी। वह ब्रैड की नीली फोर्ड ब्रोंको चला रही थी और शादी के बाद उसके साथ डेनवर में नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। गाड़ी चलाते समय मैलरी को अंदर कुछ एस्कॉर्ट सर्विस के कार्ड्स और दूसरी सस्पिशियस चीजें दिखाई देती हैं। वह उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। कुछ देर के लिए वह अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर देखने लगती है, जिससे साफ था कि शादी को लेकर उसके मन में पहले से डाउट्स चल रहे थे। इसी दौरान उसकी छोटी बहन एला वीडियो कॉल करती है। एला सैन फ्रांसिस्को में लॉ स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए वे एक दूसरे के काफी करीब थीं। एला पूछती है कि मैलरी सीधा रास्ता छोड़कर इतनी लंबी और सुनसान सीनिक रूट पर क्यों जा रही है। मैलरी कहती है कि जीपीएस ने उसे इसी तरफ भेजा है और कुछ समय अकेले रहने के लिए यह रास्ता भी ठीक है। इसके बाद दोनों कॉल खत्म कर देती है। कॉल के बाद मैलरी ब्रैड का वॉइस मैसेज सुनती है। ब्रैड बताता है कि काम में एक जरूरी डील आने के कारण उसे उनका हनीमून कैंसिल करना पड़ रहा है। वह मैलरी को हमेशा उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देता है और अपनी गाड़ी का ध्यान रखने को कहता है। ये सुनकर मैलरी और परेशान हो जाती है। वह उसके लिए अपना शहर, अपनी बहन और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ रही थी, जबकि ब्रैड शादी से पहले ही उनकी प्लानिंग बदल चुका था। वह मैसेज बंद करती है और अकेली उस सुनसान रोड पर आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूरी के बाद गाड़ी अचानक झटके लेने लगती है और बीच रास्ते में बंद हो जाती है। मैलरी कई बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वह बॉनेट खोलकर प्रॉब्लम समझने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। फोन में सिग्नल न होने के कारण वह रोड साइड असिस्टेंस को भी कॉल नहीं कर सकती थी। गर्मी में परेशान मैलरी गाड़ी से एक ड्रिंक निकालती है, लेकिन कैन खोलते समय वह उसके कपड़ों पर फैल जाती है। वह गाड़ी के पीछे जाकर शर्ट बदलने लगती है। तभी पास से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक अनजान आदमी को वहां देखकर मैलरी घबरा जाती है। वह आदमी उससे दूरी बनाकर शांत तरीके से बात करता है और अपना नाम क्रिश्चियन बताता है। वह पूछता है कि क्या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। मैलरी पहले उसकी मदद लेने से बचती है, लेकिन आसपास कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। क्रिश्चियन कहता है कि उसके पास फोन नहीं है, मगर वह इंजन चेक कर सकता है। मैलरी उसे गाड़ी देखने देती है। क्रिश्चियन कुछ कनेक्शंस चेक करता है और मैलरी से इग्निशन घुमाने को कहता है। थोड़ी कोशिश के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है। मैलरी राहत की सांस लेती है और उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन मना कर देता है। वह उसकी एंगेजमेंट रिंग देखकर शादी के बारे में पूछता है, सेफली ड्राइव करने को कहता है और अपना बैग लेकर पैदल आगे बढ़ने लगता है। मैलरी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर उसे बुरा महसूस होने लगता है। क्रिश्चियन ने उसकी मदद की थी और अब वह सुनसान रास्ते पर अकेला पैदल जा रहा था। मैलरी गाड़ी रोककर वापस आती है और उसे हाईवे तक लिफ्ट देने की पेशकश करती है। क्रिश्चियन पूछता है कि क्या वह श्योर है। मैलरी कहती है कि अगर उसने उसे यही छोड़ दिया तो बाकी रास्ते भर उसे बुरा लगेगा। इसके बाद क्रिश्चियन पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और दोनों आगे निकल पड़ते हैं। शुरुआत में उनके बीच सामान्य बातचीत होती है। नेटवर्क न होने के कारण क्रिश्चियन गाड़ी में रखी सीडी चला देता है। मैलरी बताती है कि यह म्यूजिक मिक्स उसकी बहन ने तैयार किया था। क्रिश्चियन उसके परिवार के बारे में पूछता है और मैलरी बताती है कि एला लॉ स्कूल में पढ़ रही है। क्रिश्चियन खुद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता। वह केवल इतना बताता है कि बचपन में अपने पिता के साथ इस इलाके में आया करता था और अब कभी कभी अकेला हाइकिंग करने निकल जाता है। उसका व्यवहार अब तक पूरी तरह सामान्य था, इसलिए मैलरी भी उससे ब्रैड और अपनी शादी की बातें शेयर करने लगती है। वह बताती है कि शादी के बाद उसे डेनवर में रहना होगा। क्रिश्चियन पूछता है कि क्या वह इसके लिए एक्साइटेड है। मैलरी जवाब तो हाँ में देती है, लेकिन उसके चेहरे से फिर भी खुशी दिखाई नहीं देती। कुछ समय बाद हाईवे की तरफ जाने वाला आखिरी टर्न आने लगता है। मैलरी को लगता है कि अब क्रिश्चियन उतर जाएगा, लेकिन वह बताता है कि अगले टाउन के पास एक सस्ता मोटेल है जहां वह रात बिताने वाला है। वह कहता है कि मोटेल ज्यादा दूर नहीं है। मैलरी भी लगातार ड्राइव करते हुए थक चुकी थी। वह पूछती है कि क्या उस जगह के पास खाना मिल सकता है। इसी बातचीत के दौरान क्रिश्चियन का बिहेवियर बदलने लगता है। वह कहता है कि इतने बड़े इलाके में मैलरी की गाड़ी ठीक उसी जगह बंद हुई जहां वह मौजूद था। अगर वह किसी दूसरे रास्ते पर जाती या कुछ मिनट पहले वहां से निकलती तो दोनों कभी नहीं मिलते। क्रिश्चियन इसे कोइंसिडेंस मानने के बजाय बार बार फेट से जोड़ने लगता है। मैलरी उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वह उसके बारे में बेहद गंदी और अनकंफर्टेबल बात कर देता है। मैलरी तुरंत गाड़ी रोकती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। क्रिश्चियन पहले ऐसे दिखाता है जैसे उसने सिर्फ मजाक किया हो। मैलरी सख्ती से कहती है कि वह तुरंत गाड़ी से उतरे। इस बार क्रिश्चियन चाकू निकालकर उसकी तरफ कर देता है। अब मैलरी समझ जाती है कि उसने गलत आदमी को लिफ्ट दे दी है। क्रिश्चियन उसे चुपचाप ड्राइव करने और उसी मोटेल की तरफ जाने के लिए कहता है। वह बताता है कि वह मोटेल कई सालों से बंद पड़ा है और वहाँ कोई उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। मैलरी पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्रिश्चियन उल्टा उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगता है। वह कहता है कि मैलरी ने खुद गाड़ी रोकी, खुद उसे लिफ्ट दी और हाईवे आने के बाद भी उसके साथ आगे जाने का फैसला किया। उसके हिसाब से हर डिसीजन मैलरी का था
और अब जो होगा उसके लिए भी वही जिम्मेदार होगी। मैलरी डर के बावजूद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है। इसी बीच उसकी नजर डैशबोर्ड पर जल रही सीट बेल्ट वार्निंग पर पड़ती है। क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। सामने पहाड़ी रोड पर एक तेज कर्व और उसके आगे गार्ड रेल दिखाई देती है। मैलरी समझ जाती है कि अगर उसने सीधे चाकू छीनने की कोशिश की तो क्रिश्चियन उसे वहीं मार सकता है। उसके पास एक ही मौका था। वह अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। क्रिश्चियन उसे धीमा करने के लिए कहता है, लेकिन मैलरी एक्सेलरेटर दबाए रखती है। कर्व के पास पहुंचते ही वह स्टीयरिंग को गार्ड रेल की तरफ मोड़ देती है। क्रिश्चियन स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी संभालने की कोशिश करता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। ब्रोंको गार्ड रेल तोड़ते हुए खाई में गिरती है। गाड़ी कई बार पलटती है और आखिर में नदी के पास जाकर उलटी रुक जाती है। कुछ समय बाद मैलरी को होश आता है। सीट बेल्ट की वजह से वह गाड़ी के अंदर बच गई थी, लेकिन उसका शरीर उलटा लटक रहा था। वह बेल्ट खोलती है और नीचे गिर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका एक पैर डैशबोर्ड, सीट और मुड़े हुए मेटल के बीच बुरी तरह फंस चुका है। पैर से खून निकल रहा था और जरा सी मूवमेंट पर तेज दर्द होता था। मैलरी अपना पैर बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह और ज्यादा दब जाता है। क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए वह हादसे के दौरान गाड़ी से बाहर जा गिरा था। मैलरी को पहले लगता है कि शायद वह मर चुका है। कुछ देर बाद वह उठता है और धीरे धीरे गाड़ी के पास आ जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई थी। वह मैलरी के फंसे हुए पैर को देखता है और उसकी मदद करने के बजाय उसकी चोट चेक करने लगता है। वह कहता है कि खून काफी निकल रहा है, मगर बड़ी आर्टरी नहीं कटी, इसलिए वह तुरंत नहीं मरेगी। मैलरी उससे बाहर निकालने की विनती करती है। वह वादा करती है कि अगर उसने मदद कर दी तो वह पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। क्रिश्चियन मुस्कुराकर कहता है कि मैलरी ने ही गाड़ी नीचे गिराई थी, इसलिए अब उसे बाहर निकलने का रास्ता भी खुद ढूंढना चाहिए। इसके बाद वह उसे उलटी गाड़ी के अंदर छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। मैलरी मदद के लिए चिल्लाती है और हॉर्न बजाने की कोशिश करती है। हादसे के बाद उसका फोन गाड़ी में कहीं गायब हो चुका था। ऊपर सड़क काफी ऊंची थी और पेड़ों के कारण नीचे से गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। बहती नदी और हवा के शोर में उसकी आवाज भी दूर तक नहीं जा रही थी। वह बार बार अपना पैर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मेटल हिलता तक नहीं है। गाड़ी में पानी की एक बोतल पड़ी थी जिसमें बहुत कम पानी बचा था। मैलरी उसे एक साथ पीने के बजाय थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती है। रात होते ही तापमान गिरने लगता है। वह पीछे पड़ी हुडी को बड़ी मुश्किल से अपने पास खींचती है और पहन लेती है। गाड़ी की बैटरी अब भी काम कर रही थी, इसलिए वह कुछ समय हीटर चलाती है, लेकिन फ्यूल और बैटरी खत्म होने के डर से जल्दी ही उसे बंद करना पड़ता है। अंधेरा बढ़ने पर मैलरी को आसपास जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह गाड़ी की लाइट्स बंद कर देती है ताकि कोई जंगली जानवर रोशनी देखकर उसके पास न आए। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाती। जरा सी आहट पर उसे लगता कि या तो क्रिश्चियन वापस आ गया है या कोई जानवर गाड़ी में घुसने वाला है। अगली सुबह क्रिश्चियन दोबारा वहां पहुंचता है। उसके पास खाना और पानी था। वह गाड़ी के बाहर आराम से बैठकर खाने लगता है, जबकि मैलरी कई घंटों से भूखी और प्यासी थी। वह बताता है कि नदी के नीचे की तरफ कुछ माइल्स दूर उसे एक कैबिन मिला है। उस समय कैबिन खाली था, लेकिन वहां रहने वाले लोग जल्द वापस आ सकते थे। मैलरी उससे सिर्फ थोड़ा पानी मांगती है। क्रिश्चियन कहता है कि पानी के बदले उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई पर्सनल बात बतानी होगी। मैलरी मजबूरी में अपनी बहन एला की एक पुरानी कहानी को अपनी कहानी बनाकर सुनाने लगती है। उसे लगता है कि कोई भी जवाब देकर वह पानी ले सकती है, लेकिन क्रिश्चियन समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। वह कहता है कि मैलरी हमेशा वही बोलती है जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है। शायद ब्रैड के साथ भी वह यही करती आई है। इसके बाद वह पानी देने के बजाय उसके सामने से चला जाता है। मैलरी उसे रोकने के लिए पुकारती रहती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। दिन भर धूप में गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा गर्म होता रहता है और रात आते ही दोबारा ठंड बढ़ जाती है। भूख और प्यास से मैलरी की हालत खराब होने लगती है। कुछ समय बाद उसे समझ आता है कि उसके पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। वह गाड़ी में मिले लाइटर और कुछ कागजों की मदद से छोटी सी आग जलाती है। मैलरी चूहे का थोड़ा मांस आग पर पकाती है और मजबूरी में उसे खा लेती है। पानी खत्म हो जाने के बाद डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उसे अपनी यूराइन तक पीनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद भी उसका पैर उसी जगह फंसा रहता है। अगली सुबह क्रिश्चियन दोबारा आता है। वह बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग वापस लौट आए हैं। उनका नाम बिल और सू है। उनके साथ उनका बेटा और छोटी पोती केटी भी है। जिस तरह क्रिश्चियन उनके बारे में बात कर रहा था, उससे साफ था कि उस फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ है। वह मजाक में कहता है कि उन लोगों के लौटने पर उसने उनके लिए वेलकम पार्टी रखी थी। मैलरी पूछती है कि उसने उनके साथ क्या किया, लेकिन वह सीधा जवाब नहीं देता। वह देखता है कि मैलरी ने रात में चूहा खाकर खुद को जिंदा रखा और कहता है कि अब वह हालात के अनुसार बदलना सीख रही है। इसके बाद वह कुछ सामान मैलरी के पास फेंकता है। उनमें उसका फोन और एक छोटा टूल बैग था। फोन देखते ही मैलरी उसे उठाने की कोशिश करती है। कुछ समय के लिए उसकी और क्रिश्चियन की खींचतान होती है, लेकिन क्रिश्चियन फोन छीन लेता है। मैलरी उसे डराने के लिए कहती है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और उन्हें उसकी लोकेशन पता चल चुकी है। क्रिश्चियन कॉल हिस्ट्री देखकर समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। फोन में सिग्नल ही नहीं था और कोई कॉल नहीं की गई थी। टूल बैग में मैलरी को एक छोटी सॉ दिखाई देती है।
पहले उसे लगता है कि शायद इसकी मदद से वह गाड़ी का मेटल या सीट काट सकती है। क्रिश्चियन बताता है कि सॉ इतनी मजबूत नहीं है कि गाड़ी का फ्रेम काट सके। वह साफ कर देता है कि सॉ गाड़ी काटने के लिए नहीं बल्कि मैलरी का पैर काटने के लिए है। बैग में मैलरी को एक पुरानी फैमिली फोटो भी मिलती है। तस्वीर में दिख रहा बच्चा थोड़ा क्रिश्चियन जैसा था। क्रिश्चियन दावा करता है कि वह फोटो उसकी नहीं है, उसने इसे किसी गराज सेल से उठाया था। वह सच बोल रहा था या फिर अपनी जिंदगी छिपा रहा था, मैलरी समझ नहीं पाती। वह सॉ उसके पास छोड़ देता है और कहता है कि रात को लौट कर देखेगा कि उसने क्या फैसला लिया। उसके जाने के बाद मैलरी पहले सॉ से सीट और मेटल काटने की कोशिश करती है। ब्लेड बार बार फिसल जाती है और काफी मेहनत के बाद भी गाड़ी के फ्रेम पर कोई खास असर नहीं होता। आखिर वह सॉ को अपने पैर के पास ले जाती है। ब्लेड स्किन पर रखते ही उसके हाथ रुक जाते हैं। पैर बुरी तरह दबा था मगर खुद उसे काटना आसान नहीं था। रात होते होते मौसम बदल जाता है। तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर आने वाले रेन वाटर को पीकर मैलरी अपनी प्यास बुझाती है। इसी दौरान रेडियो चल पड़ता है। वेदर वार्निंग में बताया जा रहा था कि भारी बारिश और फ्लडिंग के कारण आसपास की मेन रोड्स बंद की जा रही है। ड्राइवर्स को दूसरे रोड्स इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर मैलरी को उम्मीद मिलती है। वह जितनी जोर से हो सके मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ समय बाद क्रिश्चियन अपनी कार लेकर वापस आता है। वह कार ऊपर सड़क के किनारे खड़ी करता है और नीचे मैलरी को देखने पहुंचता है। मैलरी बिल्कुल शांत पड़ी रहती है। वह ऐसा दिखाती है जैसे सॉ से पैर काटने की कोशिश करते समय उसकी मौत हो गई हो। क्रिश्चियन गाड़ी के पास आकर उसे चेक करने लगता है। जैसे ही वह अंदर झुकता है, मैलरी अचानक छुपाए हुए चाकू से उस पर हमला कर देती है। चाकू लगते ही क्रिश्चियन पीछे हटता है। मैलरी उसके हाथ से कार कीज छीन लेती है और रिमोट दबाकर ऊपर खड़ी कार का अलार्म चालू कर देती है। इसके बाद वह कीज अंधेरे में दूर फेंकने का नाटक करती है। उसका प्लान था कि अलार्म की आवाज सुनकर रोड से गुजरने वाला कोई इंसान रुक जाए। क्रिश्चियन गुस्से में ऊपर जाता है और कार का अलार्म बंद करने की कोशिश करने लगता है। तभी दूर से एक पुलिस कार आती दिखाई देती है। एक डेप्यूटी अलार्म सुनकर वहां रुकता है और क्रिश्चियन से पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। क्रिश्चियन तुरंत अपना बिहेवियर बदल लेता है और खुद को सामान्य ट्रैवलर की तरह पेश करता है। वह कहता है कि बारिश के कारण उसकी कार बंद हो गई और कीज अंदर लॉक हो गई है। डेप्यूटी टो बुलाने का ऑफर देता है मगर क्रिश्चियन बताता है कि कुछ दूरी पर गोल्डमैन फैमिली का कैबिन है और स्पेयर कीज वहीं रखी है। डेप्यूटी बिल और सू को जानता था, इसलिए वह क्रिश्चियन को कैबिन तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। नीचे मैलरी पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। एक पल के लिए डेप्यूटी को उसकी आवाज सुनाई भी देती है। वह खाई की तरफ देखने लगता है लेकिन बारिश, हवा और नदी के शोर के कारण समझ नहीं पाता कि आवाज कहां से आई। मैलरी की आवाज दोबारा आती है लेकिन क्रिश्चियन बारिश और खराब होते मौसम का बहाना बनाकर डेप्यूटी को जल्दी वहां से चलने के लिए कहता है। डेप्यूटी उसकी बात मान लेता है और दोनों पुलिस कार में बैठकर कैबिन की तरफ चले जाते हैं। मैलरी उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती रह जाती है मगर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। लगातार बारिश के कारण नदी का पानी तेजी से ऊपर आने लगता है। कुछ ही देर में पानी गाड़ी के अंदर भरने लगता है। ब्रोंको कीचड़ पर खिसकते हुए नदी की तरफ बढ़ रही थी। मैलरी समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह सॉ दोबारा उठाती है और इस बार अपने पैर को काटने की कोशिश शुरू कर देती है। ब्लेड लगते ही तेज दर्द होता है। वह कुछ छोटे कट्स लगा पाती है लेकिन पूरा पैर काटना उसके लिए संभव नहीं होता। तभी तेज बहाव गाड़ी को अपनी जगह से उठा देता है। ब्रोंको नदी में गिर जाती है। पानी के अंदर गाड़ी जोर से हिलती है। उसी झटके में मुड़ा हुआ डैशबोर्ड ढीला पड़ जाता है और मैलरी का पैर बाहर निकल आता है। वह तुरंत खुद को छुड़ाती है। गाड़ी तेजी से पानी से भर रही थी। मैलरी टूटे हुए हिस्से से बाहर निकलती है और बहाव के बीच तैरने लगती है। उसका घायल पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, फिर भी वह किसी तरह एक पेड़ की जड़ पकड़ती है और खुद को किनारे तक खींच लेती है। कई दिनों बाद वह पहली बार गाड़ी से बाहर थी लेकिन अभी सुरक्षित नहीं थी। उसका शरीर कमजोर था, पैर से खून निकल रहा था और आसपास कोई रोड दिखाई नहीं दे रही थी। मैलरी एक मजबूत लकड़ी को सहारे की तरह इस्तेमाल करती है और नदी के किनारे आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूरी पर उसे किसी बच्ची की हल्की चीख सुनाई देती है। पेड़ों के बीच वही कैबिन नजर आता है। कैबिन के बाहर पहुंचते समय उसकी लकड़ी अचानक जमीन में छिपे बेयर ट्रैप में फंस जाती है। ट्रैप जोर से बंद होता है और लकड़ी बीच से टूट जाती है। अगर मैलरी का पैर वहां पड़ता तो वह दोबारा आगे नहीं बढ़ पाती। वह ट्रैप की जगह ध्यान से देखती है और कैबिन की तरफ चली जाती है। अंदर पहुंचने पर नीचे के कमरे से केटी की आवाज सुनाई देती है। मैलरी चुपचाप नीचे जाती है और देखती है पुलिस ऑफिसर को भी बांध रखा है। कहानी सुनाने के बाद क्रिश्चियन डेप्यूटी को मार देता है और उसकी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने लगता है। मैलरी ऑफिसर की गन उठा लेती है और केटी के पास जाती है। वह उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसके हाथ खोलने लगती है। केटी बहुत डरी हुई थी लेकिन मैलरी उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे बाहर ले जाएगी। इसी दौरान क्रिश्चियन वापस कमरे
कमरे की तरफ आता है। वह केटी को चुप रहने की धमकी देता है और कहता है कि आवाज की तो उसका मुंह सिल देगा। दरवाजा खुलते ही मैलरी गन उसकी तरफ कर देती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। क्रिश्चियन कुछ पल शांत खड़ा रहता है, फिर अचानक वह मैलरी पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच गन के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मैलरी कई दिनों से भूखी और घायल थी, इसलिए क्रिश्चियन उस पर भारी पड़ता है। केटी भी उसे रोकने की कोशिश करती है। मैलरी केटी से वहां से भागने को कहती है और खुद क्रिश्चियन को उलझाए रखती है। गन उनके हाथ से गिर जाती है। मैलरी किसी तरह उसे धक्का देती है और दूसरे कमरे में भागती है। क्रिश्चियन पूरे कैबिन में उसे ढूंढने लगता है। मैलरी एक टेबल के नीचे छिप जाती है, लेकिन घायल पैर से टपकता खून फर्श पर निशान छोड़ रहा था। उन्हीं निशानों को देखकर क्रिश्चियन उसे ढूंढ लेता है। वह टेबल हटाकर मैलरी को पकड़ता है। मैलरी पास पड़ी चीज से उसके चेहरे पर वार करती है और दोबारा उससे बच निकलती है। क्रिश्चियन उसका पीछा करते हुए ऊपर के कमरे तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच दोबारा लड़ाई शुरू होती है। मैलरी उसके चाकू से बचती है और कमरे में रखे फर्नीचर का सहारा लेकर खुद को संभालती है। लड़ते लड़ते दोनों बैल्कनी के पास पहुंच जाते हैं। मैलरी पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और क्रिश्चियन दूसरी मंजिल से नीचे जा गिरता है। वह जमीन पर उसी बेयर ट्रैप के पास गिरता है जिसे मैलरी ने कैबिन में आते समय देखा था। ट्रैप उसके पैर पर बंद हो जाता है और वह वहीं फंस जाता है। उसके पैर से तेजी से खून निकलने लगता है। अब उसकी हालत वैसी ही थी जैसी उसने मैलरी की कर दी थी। वह ट्रैप से बाहर निकल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपना पैर काटना पड़ता। मैलरी नीचे आती है और कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे देखती है। क्रिश्चियन दर्द से तड़पते हुए उससे मदद मांगता है। मैलरी उसका चाकू उठाकर उसके पास फेंक देती है। वह कहती है कि वह उसे वही ऑप्शन दे रही है जो उसने उसे दिया था, चाहे तो अपना पैर काटकर बाहर निकल जाए वरना वहीं पड़ा रहे। मैलरी उसे बेयर ट्रैप में फंसा छोड़कर केटी के पास जाती है। वह बच्ची को बताती है कि अब वे यहाँ से जा रही है। दोनों घायल हालत में कैबिन से बाहर निकलकर रोड की तरफ बढ़ने लगती है। क्रिश्चियन पीछे दर्द से चिल्लाता रह जाता है, लेकिन मैलरी दोबारा उसकी तरफ नहीं देखती। इसी सीन के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।